नमस्कार दोस्तों, मैं एक नया जासूस की कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ। कहानी रविंद्र कौशिक की है, जो पूरे भारत में ब्लैक टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। सन 1952 में रविंद्र कौशिक राजस्थान गंगानगर का रहने वाला शख्स, इनके घर में माता, पिताजी व एक भाई हैं। रविंद्र कौशिक को थिएटर देखने का बहुत शौक़ था। रविंद्र कौशिक एक बार लखनऊ आते हैं। लखनऊ के थिएटर में एक शो चल रहा था। कहानी ये थी कि भारत चीन की लड़ाई का था। उस समय हम चीन की जंग हार गए थे। उसमें ये दिखाया जा रहा था कैसे एक आर्मी का जवान चीनी सैनिकों के कब्जे में आ जाता है। चीनी सैनिक उससे राज उगलवाने के लिए बुरी तरह से उनको टॉर्चर करती है, फिर भी वो हिंदुस्तानी जवान राज उगलने से इनकार कर देता है। थिएटर में ये कहानी बड़ा दिलचस्प रही और एक किरदार का रोल थिएटर में रविंद्र कौशिक करता है, बहुत खूबसूरती से निभाता है। उस थिएटर में बैठे कुछ राय एजेंसी के अधिकारी की नज़र रविंद्र कौशिक पर पड़ती है। रविंद्र कौशिक की परफॉर्मेंस से रा का अधिकारी बहुत खुश थे। शो ख़त्म होने के बाद रा के अधिकारी रविंद्र कौशिक से मिलते हैं और रविंद्र कौशिक से बोलते हैं कि देश के लिए तुम्हें कुछ कर गुजरने की अगर जज्बा है तो दिल्ली में आकर मिलो। रविंद्र कौशिक दिल्ली जाता है। 1975 में ट्रेनिंग रविंद्र कौशिक की शुरू होती है कि एक पाकिस्तान में आम मुसलमान किस तरह से रहता है। अरबी, फारसी, उर्दू ये सब पढ़ाया जाता है। नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज में क्या पढ़ते हैं, एक मुसलमान कैसे रहता है, सलाम दुआ कैसे होता है, ये सारी छोटी छोटी जानकारी, उर्दू लिखने पढ़ने की सारी छोटी छोटी जानकारियाँ दी जाती हैं। रा की तरफ से मौलाना के जरिए ट्रेनिंग रविंद्र कौशिक को दी जाती है। सेकेंड फेज में पाकिस्तान के नक्शे के बारे में कि पाकिस्तान के शहर कौन कौन से हैं, नवा की जुबा कौन कौन सी है, वहाँ का नेता कौन कौन सा है, बेसिक इतिहास पाकिस्तान का बताया जाता है और मुस्लिम का रीति रिवाज, रहन सहन कैसा है। यहाँ तक कि रविंद्र कौशिक का खतना भी होता है ताकि वो पूरी तरह से मुसलमान दिखे। इसके बाद अलग अलग मुल्कों में ट्रायल के तौर पर भेजा जाता है। सारे असाइनमेंट को कामयाबी के तौर पर पूरा कर लेता है। उसके बाद रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजा जाता है, वहाँ भी कामयाब होता है। 1975 में ट्रेनिंग शुरू होती है और 1977 में सारा का सारा काम हो लेता है। 1975 में ट्रेनिंग शुरू होने के बाद पाकिस्तान भेजने से पहले नए पहचान व नया नाम रविंद्र कौशिक को जो है नबी अहमद साकिर के नाम से सारा पासपोर्ट बनवाया जाता है। जिस समय रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजा जाता है उस समय मात्र उसकी उम्र 23 साल की थी। पाक कराची पहुंचने के बाद रविंद्र कौशिक यानी नबी अहमद साकिर ऐसा काम करता है कि जिसकी उम्मीद रा को भी नहीं थी। दुनिया के मुश्किल कामों में से एक था। एक दिन पाकिस्तान की उर्दू न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होता है कि पाकिस्तान की आर्मी में कुछ वैकेंसी है। रविंद्र कौशिक को लगता है कि इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। फॉर्म को अप्लाई करता है, सारे प्रोसीजर को फॉलो करता है और पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती हो जाता है और एक प्रमोशन पाते पाते मेजर के पद तक पहुंच जाता है। उसके बाद बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रा को भेजना शुरू करता है। इससे अपने इंडिया को बहुत फ़ायदा भी होता है। ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान आर्मी में एक अफसर की बेटी से रविंद्र कौशिक यानी नबी साकिर अहमद को प्यार हो जाता है, जिसका नाम, उस लड़की का नाम अमानत था। अमानत से निकाह करता है। उसके बाद इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम अदीब रखा गया। 1981 में रविंद्र कौशिक के भाई गंगानगर राजस्थान में उनके भाई का शादी पड़ता है और वो सऊदी अरब घूमने के बहाने बाया दुबई होते हुए फिर भारत अपने भाई की शादी में शामिल होता है। फिर वापस शादी ख़त्म होने के बाद दुबई बाया सऊदी अरब होते हुए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं।
फिर अपने काम जासूसी में लग जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। 1983 में किसी और की गलती की वजह से भंटा फूट जाता है। एक दूसरा जासूस इनायत मसीह नाम का जासूस रा के द्वारा डॉक्यूमेंट व मैसेज लेकर पाकिस्तान भेजा जाता है और जब वह बॉर्डर क्रॉस करता है उसी समय उसको पाक आर्मी पकड़ लेता है और टॉर्चर की वजह से वह टूट जाता है। सारे के सारे राज उगल देता है और बताता है कि मुझे कराची पाकिस्तान जाना है, वहाँ नबी अहमद साकिर नाम का एक शख्स है, उससे मिलना है और वो पाकिस्तान के आर्मी में है। ये सुनकर पाकिस्तान सेना के पांव तले ज़मीन खिसक जाता है कि हमारे ही आर्मी में एक बंदा है जो इंडिया का जासूस है। और तो और उसका नाम भी बता देता है कि उसका नाम नबी अहमद साकिर नहीं, उसका असली नाम रविंद्र कौशिक है। इतना जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तानी सेना एक चाल चलती है कि तुम्हारा जो जगह और टाइम फिक्स है उस जगह पर तुम जाओगे और ये मैसेज डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे। कराची के जिन्ना गार्डन में इनकी मुलाकात फिक्स थी। 1983 में अप्रैल का महीना, समय के अनुसार 7:30 बजे पहुंचते हैं। नबी अहमद साकिर भी पहुंचता है, दोनों मिलते हैं। जैसे ही डॉक्यूमेंट देता है, पाक आर्मी पहले से उस गार्डन में छुप कर बैठी रहती है और फिर चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद गिरफ्तार करके ले जाती है। फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के द्वारा रविंद्र कौशिक पर जुल्म सितम का वो दौर शुरू होता है। जासूस की दुनिया में मुंह खुलवाने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें दी जाती है, जैसे भूखे प्यासे रखना, बर्फ़ की सीढ़ी पर सुलाना, नंगा नाखून निकाल लेना, बिजली का शॉट यानी करंट देना, माथे में कील ठोकना, हाथ पैर बांधकर शरीर के आधे हिस्सों में खोलते हुए पानी डाल देना, अंधेरे से अंधेरे जगहों पर रखना ताकि सुबह और शाम का पता ना चले कि इस समय सुबह है या शाम, टाइम क्या हो रहा है। इसके बाद एक जुल्म सितम का दौर चलता रहता है। इसके बाद एक खबर उनकी बीवी अमानत को पता चलता है कि तुम जिसको अपना शौहर मानती हो वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक हिंदू है। रविंद्र कौशिक बेशक मार खाता रहा लेकिन कभी भी अपनी कसम उन्होंने नहीं तोड़ी। अलग अलग जेलों में मुकदमा चला, उसके बाद फांसी हो जाती है। इधर भारत सरकार मदद करने से इनकार कर देती है। जासूस की दुनिया में जब तक आप काम के हो तो अपने हो, आप पकड़े गए तो हमसे आपसे कोई लेना देना नहीं, इन्हें डिशवान कर देती है। बहुत अजीब सा लगता है लेकिन इस सत्य यही भी है। टॉर्चर की वजह से रविंद्र कौशिक बुरी तरह से टूट जाता है और उसको टीबी की बीमारी हो जाती है। उसके बाद ये केस चलता रहता है। पाकिस्तान की कोर्ट में एक दिन अपील होता है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस सज़ा को, फांसी के सज़ा को उम्र कैद में बदल देता है। 16 साल अलग अलग जेलों में बिताया। लास्ट में दिल की बीमारी होती है 2001 में नवंबर के महीने में मुल्तान की जेल में रविंद्र कौशिक की मौत हो जाती है। इनकी बेगम अमानत 16 साल जेल में रहने के बावजूद बस एक बार सिर्फ अपने बेटे के साथ मिलने के लिए आई थी और उन्होंने आकर के उनसे यही पूछा था कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने उनसे यही बताया था कि मेरी मजबूरी थी और उनकी बेगम अमानत ने उनको भी बस एक ही बात बोला था कि आपने मेरे साथ जो भी किया ठीक नहीं किया। उसके बाद 16 साल के दौर में उन्होंने कभी भी इसे जेल में दोबारा मिलने के लिए नहीं आई। जासूसी की दुनिया में इससे ज़्यादा शायद कोई दिलेर बहादुर मिसाल नहीं मिलती जो दुश्मन के मुल्क में जाकर घुस जाए और सेना में भर्ती हो जाए। नमन ऐसे बहादुर को, गंगानगर राजस्थान की पावन धरती को सशक्त नमन करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी आपको लगी? जय हिंद।